स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज हर कोई यूरोप और अमेरिका जाने का सपना जाहिर करता है। हर कोई का सपना होता है यूरोप जाने। लेकिन आप लोगों को पता होगा या नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ कि जितना भी यूरोपियन कंट्री है सबका सब कॉलोनियल पावर रहा है। वो लोग पूरा दुनिया का खून चूस के तो जाके आज इतना अमीर बना है। तो आज उसी का खून चूसने की कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ब्रिटेन ने किस तरीका से इंडिया का खून चूसा था उसके ऊपर तो एक लंबा सीरीज आ सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कितना बर्बरता इंडिया के लोगों के साथ किया है उसका ऊपर अगर मैं कोई सीरीज लाऊं तो मैं उसके ऊपर भी सीरीज ला सकता हूं। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। कौन कौन फिलोसोफर ने क्या क्या इसके बारे में बताया है और क्या था ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया का उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन अपना हाथ में ले लिया बैटल ऑफ प्लासी के बाद और भी बहुत सारे बैटल के बाद, तो क्या होने लगा, हर साल इंडिया से क्या होता था, इनकम जो है वो ट्रांसफर कहाँ होता था, इंग्लैंड में। और उसके बदले इंडिया को ना ही कोई अच्छा अमाउंट ऑफ मटेरियल या रिटर्न भी नहीं मिलता था। होता क्या, अगर कोई भी चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका बदले आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, टैक्स में बेनिफिट मिलता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। सिर्फ इंडिया से जो इनकम है और इंडिया का जो वेल्थ है वो सिर्फ ब्रिटेन जा रहा था, लेकिन वहां से कोई भी अच्छा चीज जो इंडिया को डेवलप करे, इंडिया को ग्रोथ करे, वो चीज नहीं आ रहा था। तो इंडियन जो लीडर्स थे उस वक्त के और जो इकोनॉमिस्ट थे उन लोग ने ये जो मैसिव ट्रांसफर ऑफ इनकम था इंडिया से इंग्लैंड जो जा रहा था, इसी को उन लोग ने कहा ड्रेन ऑफ वेल्थ। और ये जो थ्योरी जो जिन्होंने भी ये दिया वो थ्योरी को कहलाया ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल किया करता था तो उन लोग ने ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक पॉलिसी लाया जिससे इंडिया का सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो और उनका मदर कंट्री का बेनिफिट हो। और ये प्रॉब्लम क्या था, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 के बाद तो ब्रिटिश इंडिया डायरेक्ट रूल करता था, लेकिन उससे पहले 1857 का जंग से पहले इंडिया में कौन रूल किया करता था? पूरा इंडिया तो नहीं, इंडिया का मेजोरिटी ऑफ द प्लेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सोचिए एक कंपनी इंडिया को रूल किया करता था, तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो ऐसा कानून लाता था जो जो जगह में वो कैप्चर किया था इंडिया का, पूरा इंडिया तो नहीं, इंडिया जितना भी एरिया में कैप्चर किया था वहां पर ऐसा इकोनॉमिक पॉलिसी लाता था कि वो जगह को वो कंगाल कर देता था और अपना कंट्री जो मदर कंट्री इंग्लैंड उसको अमीर बनाते चले जा रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या था, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था वो क्या कर रहा था, इंडिया का जो रिसोर्सेज है उसे यूटिलाइज कर रहा था। चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो या 1857 के बाद डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन रूल कर रहा हो, दोनों का टाइम में ही इंडिया का वेल्थ है वो ड्रेन हुआ है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जाने के बाद जो डायरेक्ट जो क्राउन रूल आया तो इंडिया का हालात सुधर गया, नहीं, बद से बदतर ही हुआ, अच्छा नहीं हुआ। तो जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट था वो क्या करता था, इंडिया का रिसोर्सेज को तो यूटिलाइज करता था लेकिन उससे इंडिया को डेवलप नहीं करता था। उससे बेनिफिट किसको पहुंचता था? ब्रिटेन को पहुंचता था उसका बेनिफिट। अगर मान लीजिए ये जो रिसोर्सेज है, जो रिसोर्सेज को वो लोग ब्रिटेन भेज रहे थे, अगर वो इंडिया ही में रहता या ब्रिटिश में भेजा जाता तो वहां से अच्छा रिटर्न मिलता तो इंडिया डेवलप करता, इंडिया का ग्रोथ होता। तो अगर ये रिसोर्सेज इंडिया ही में रहता तो इंडिया का लोगों का इनकम बढ़ता, लेकिन इससे क्या हुआ, इंडिया का लोगों का इनकम तो नहीं बढ़ा, उल्टा ये रिसोर्सेज बाहर गया और इंडिया का लोग गरीब होते चले गए। इंडिया का बिजनेस ठप हो गया, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बैंड हो गया, समझिए पूरा ठप हो गया। इंडिया का जो भी इंडस्ट्री था वो ठप हो गया, क्राफ्ट्समैन लोग का बिजनेस चले गया, आर्टिसियन लोग का काम धंधा चले गया। शुरुआती ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसा रहा? देखिए, बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। ये बैटल ऑफ प्लासी कहाँ पर है? ये बैटल ऑफ प्लासी बंगाल में लड़ा जाता है। प्लासी बंगाल में मुर्शिदाबाद में एक जगह है प्लासी, वहीं पर एक जंग लड़ा जाता है जिसे बैटल ऑफ प्लासी कहा गया। नवाब सिराजुद्दौला उस वक्त का जो बंगाल का जो नवाब था वो था नवाब सिराजुद्दौला, और ब्रिटेन का तरफ से यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम था, और ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीडर था उस टाइम? क्या? रॉबर्ट क्लाइव, जो आर्मी को लीड कर रहा था। उसने नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बैटल ऑफ प्लासी जीत लिया और पूरा बंगाल पे अपना हुकूमत जारी कर लिया। ऐसा नहीं है कि 1757 यानी 1757 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट बंगाल पे रूल कर रहा था, नहीं, उसने क्या किया था, एक पपेट नवाब बैठा दिया था। लेकिन असल में नवाब तो नाम का था, असल में रूल कौन कर रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रहा था। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद होता क्या है, जो इंग्लैंड है पहले क्या होता था, उसे नवाब से फरमान लेना पड़ता था, दस्तक लेना पड़ता था। अब उन लोग फ्री ट्रेड उन लोग किया करते थे। अब उन लोग इंडियन इकोनॉमी पे उन लोग का क्या हो गया, अच्छा कंट्रोल बन गया। अब उन लोग मोनोपोली हो गया,
पहले क्या होता था, और भी जो यूरोपियन पावर है वो भी बिजनेस करता था। अब जो जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेगा उसे ही जो नवाब है फरमान इशू करेगा। ब्रिटिश इंडिया का बोलने पे सब काम होगा। ब्रिटिश इंडिया को फ्री ट्रेड लाइसेंस मिल गया था। तो इससे क्या हुआ, जो इंडिया जो वेल्थ है वो बहुत ज्यादा ड्रेन होना शुरू हो गया। सबसे शुरुआत स्टार्ट होता है बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही, क्योंकि अब जो था दस्तक मिल गया था, फ्री पास मिल गया था ट्रेड करने का ब्रिटेन लोग को, और इसका उन लोग ने बहुत अच्छा से फायदा उठाया और अपना जो मदर कंट्री है इंग्लैंड या ब्रिटेन जो भी बोलिए उसे मजबूत कर दिया, और अपना देश का जो इकोनॉमी है वो बहुत ग्रो किया। और इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, पैसे से तो उन लोग अमीर बने ही बने, पर के साथ साथ जो कंपनी का जो एम्प्लॉय है उन लोगों का पॉलिटिकल पावर भी बढ़ा और कंपनी का जो स्टेटस है वो भी बहुत मजबूत हो गया। सब लोग ब्रिटेन में उन लोग को इज्जत का नजर से देखने लगे। सब लोग ब्रिटेन में बहुत लोग जो अमीर लोग हैं वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना स्टेक खरीदने लगे, अपना बच्चों लोग को भेजने लगे। राजा महाराजा तक चाहता था कि मेरा बच्चा लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का बड़ा ओहदा में बड़ा ऑफिसर बने। इतना ही नहीं, कंपनी तो अमीर बन रहा था बिजनेस करके। कंपनी का जो एम्प्लॉय था उन लोग अपना जो आपका जाकर प्राइवेट बिजनेस था वो भी कर रहा था। एक तरफ से बिजनेस तो अपना कंपनी का चल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस कर रहा है, साथ साथ अपना प्राइवेट ट्रेड भी उन लोग किया करता था, जिससे उन लोग बहुत ज्यादा और अमीर होना शुरू हो गया। तो जो इंडिया में जो ब्रिटिश ऑफिसर पोस्टेड है उन लोग बहुत कमाए पैसा, बहुत अमीर बने। आखिरकार 1766 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो एक कानून, जो ये जो प्राइवेट बिजनेस है, जो प्राइवेट ट्रेड है, जो ब्रिटेन के जो ऑफिसर लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर लोग थे उन लोग क्या करते थे, उनके ऊपर बैन लगाया। तो जाकर ये प्रैक्टिस बंद हुआ, नहीं तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भी बिजनेस हो रहा है और जो ये जो ऑफिसर लोग आए हुए थे ये लोग भी अपना प्राइवेट बिजनेस करके और अमीर बनना शुरू हो गए। ये बात जब ब्रिटेन में पता चला तो ब्रिटेन लोग ने क्या किया, कोड ऑफ डायरेक्टर्स जो था उन लोग 1766 में कानून लाता है और ये इसको बैन कर देता है, क्या, प्राइवेट ट्रेड को। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हमें जानना जरूरी है। देखिए, दादा भाई नौरोजी जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट भी रह चुके थे ब्रिटिश रूल के टाइम में, इन्होंने क्या किया, स्टडी किया कॉलोनियलिज्म और पॉवर्टी के ऊपर। इंडिया में जो कॉलोनियलिज्म चल रहा था और जो गरीबी था उसके ऊपर बहुत अच्छा तरीका से अध्ययन किया, रिसर्च किया, और वो जान लिए कि आखिर जो कॉलोनियल रूल है इसमें इंडिया लोग इतना गरीब क्यों है, और ये जो ट्रेंड है हमारा जो देश जो सोना का चिड़िया है इसका वेल्थ आखिर कहाँ जा रहा है, जबकि हमारा देश में ना अनाज का कमी है ना किसी चीज का कमी है, फिर भी हमारा देश के लोग गरीब है, तो आखिर ये वेल्थ कहाँ जा रहा है, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। उसके बाद एक थ्योरी देते हैं दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहा जाता है। ये थ्योरी वो देते हैं 1867 में। उसके बाद बहुत सारे रिसर्चर और डेवलपर भी हुए, जैसे कि आर.सी. दत्त हो गया, एम.जी. रनाडे हो गया, ये लोग भी ये थ्योरी को आगे बढ़ाए। 1867 में दादा भाई नौरोजी ने इसे एक नाम दिया था इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीका से जो ब्रिटिश का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो इंडिया का जो ट्रेंड उसे पूरा तरीका से क्या कर रहा है, वेल्थ जो इंडिया जो वेल्थ उसे पूरा तरीका से ड्रेन कर रहा है। और उन्होंने ये बात को अपना किताब पे लिखा था जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये किताब में पढ़ने के बाद ही हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो वो ये क्रिटिसाइज करते हुए वो बोलते हैं दादा भाई नौरोजी की इंडिया से जितना भी रेवेन्यू उन लोग रेस किया करते थे उसका 1/4 जो पैसा है वो इंडिया से कहाँ जाता था, इंग्लैंड जाता था। यही मेन कारण है इंडिया गरीब रहने का। ये दादा भाई नौरोजी अपना किताब पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताते हैं। अब आते हैं कि अलग अलग जो हिस्टोरियन है या फिलोसोफर है उन लोग का अलग अलग मानना है। इस तरीके से दादा भाई नौरोजी बोले कि इंडिया का जितना भी रेवेन्यू ब्रिटिशर्स लोग जो यहाँ पर वसूल करते थे उसका 1/4 वो इंग्लैंड भेज देते थे। अलग अलग जो फिलोसोफर है या जो सोशल रिफॉर्मर है उन लोग का क्या मानना है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आर.सी. दत्ता का क्या मानना है, और हर जो पर्सन टू पर्सन ये जो थ्योरी है ये चेंज है, क्योंकि उस टाइम उतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं किया था, उतना इनकम को मेजर करने का फॉर्मूला भी उतना नहीं था, ना ही उस टाइम उतना कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल था, ना ही उस टाइम कोई ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, ना ही उस टाइम ज्यादा रिकॉर्ड रखा जाता था। जो भी रिकॉर्ड था वो सब ब्रिटिशर्स का पास ही था। तो जो भी हो, अलग अलग जो पर्सन टू पर्सन ये जो जितना भी इंडियन लीडर गुजरे उन लोग ने अपना हिसाब से एस्टिमेट किया है, और किसने क्या एस्टिमेट किया वो हम लोग जान लेते हैं। आर.सी. दत्त एक फेमस इंडियन लीडर है, फ्रीडम फाइटर भी, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आर.सी. दत्त ये बोलते हैं इंडिया का जो 1/2 ऑफ द इंडिया नेट रेवेन्यू वो कहाँ जाता था, हर साल इंडिया से ब्रिटेन जाता था। वो एस्टिमेट किए है कम से कम अर्ली 20th सेंचुरी में 20 मिलियन पाउंड ब्रिटेन जाता था। अर्ली 20th सेंचुरी में ब्रिटेन पहुंचा, मतलब ब्रिटेन गया इंडिया से किसी भी फॉर्म पे, चाहे रॉ मटेरियल का फॉर्म पे हो या इधर का जो ऑफिसर लोग इनकम करते थे या इधर का रेवेन्यू जो भेजा जाता था वो सब जोड़ के बोला गया अर्ली 20th सेंचुरी में ये अमाउंट था 20 मिलियन पाउंड। एम.जी. रनाडे का क्या मानना है, एम.जी. रनाडे मानते हैं, ये भी एक लीडर और फ्रीडम फाइटर है, ये बोलते हैं कि मोर देन अ थर्ड ऑफ द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वाज टेकन अवे, यानी कि 1/3 से भी ज्यादा आपका जाकर इंडिया का जो इनकम है वो इंडिया से कहीं किसी और गवर्नमेंट का पास जाता था, यानी कि ब्रिटेन जाता था। ठीक है, फिर दादा भाई नौरोजी ये क्लेम करते हैं कि 1/4 ऑफ द इनकम मैंने बता दिया जो हर साल इंडिया से इंग्लैंड जाता था, और ये होता था $12 मिलियन हर साल। फिर विलियम डिगबाई है, वो क्या बोलते हैं
वो अपने कैलकुलेशन लगाते हैं और बोलते हैं कि जो एनुअल ड्रेनेज है वो था 30 मिलियन पाउंड। कितना? 30 मिलियन पाउंड। मतलब एक साल में इंडिया से जितना भी वेल ड्रेन होता था वो उसका अमाउंट कितना था? 30 मिलियन पाउंड। अब इतना जो पैसा ब्रिटेन गया, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या हुआ? ब्रिटेन तो अमीर बन गया, लेकिन इंडिया क्या अमीर रहा? नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया का एम्प्लॉयमेंट पे पड़ा और इनकम पे पड़ा और इकोनॉमिक ग्रोथ पे पड़ा। इंडिया का एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा स्तर गिर गया, एम्प्लॉयमेंट का, लोग ज्यादा गरीब थे, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम ठप पड़ गया था। तो जो लोग जो टैक्स पे करते थे, मान ली इंडिया के अंदर जो लोग, कोई भी लोग, हर एक लोग टैक्स पे करते थे, ऐसा नहीं कि कोई गरीब है तो टैक्स नहीं पे करता था। जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने ऐसा कानून बनाया था, आपको अगर नमक खाना भी है उसका भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो नमक तो हर गरीब अमीर सभी खाता है, जिसको ऊपर सॉल्ट डॉग भी कहा जाता है, और गांधी जी ने इसके ऊपर सत्याग्रह भी किया था। गांधी जी से पहले बहुत लोगों ने भी सत्याग्रह किया था। तो मेरा बोलने मतलब वही है कि हर एक लोग ब्रिटिश इंडिया में टैक्स पे करता था। तो जब आदमी टैक्स पे करता है तो आदमी ये सोचता है कि सरकार मेरा वेलफेयर करिए, स्कीम लाएगा, मेरा डेवलपमेंट का काम करेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना ही कोई ट्रेड का ग्रोथ हुआ, ना ही इंडस्ट्री, ना ही एग्रीकल्चर, ना ही कोई लोगों का। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? इंडिया का इंडस्ट्री उल्टा ठप हो गया, लोग गरीब हो गए और लोकल इकोनॉमी पूरा तरीका से खत्म हो गया। और इससे क्या हुआ? जो इतना जो पैसा इंग्लैंड गया इंडिया से, इंडिया का जो कैपिटल मार्केट, जो इंडिया का इंडस्ट्री है वो पूरा खत्म हो गया। इंडिया पास कैपिटल ही नहीं बचा कि वो इंडस्ट्री को डेवलप कर सके। तो इंडिया का वेल्थ ब्रिटिशर्स के नजर में क्या था? इंडिया से हम लोग लैंड रेवेन्यू या जितना भी तरह का टैक्स वसूल करे। और उस टाइम इंग्लैंड में नहीं, पूरा यूरोप में क्या चल रहा था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो उन लोग क्या करते थे? इंडिया का रेवेन्यू से, इंडिया का जितना भी रेवेन्यू उठा रहे थे उसे ब्रिटेन भेज रहे थे, और वहां पर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था वहां पर अपना इंडस्ट्री को डेवलप करने में वो पैसा लगा रहे थे। किसका पैसा? इंडिया का पैसा। होना क्या चाहिए था? इंडिया का जो भी रेवेन्यू है इंडिया में ही इंडस्ट्री डेवलप करना चाहिए था। लेकिन ब्रिटिशर्स लोग ने इंडिया में इंडस्ट्री डेवलप नहीं किया था। कहां पर किया था? अपना कंट्री में। तो जाके उनका कंट्री मजबूत रहा और इंडिया गरीब रह गया। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को अपना कॉलोनी मानते थे, वो कभी भी इंडिया को अपना कंट्री नहीं मानते थे। तो यहाँ से खून चूसते थे और अब कहां पर उनको बेनिफिट पहुंचाते थे? अपना मदरलैंड को। जब ऐसा नहीं है कि इंडिया का पैसा गया, इंडिया का बहुत सारा एसेट, इंडिया का बहुत सारा प्रेशियस स्टोन, सब कोई आपको जाकर कहाँ चले गए? ब्रिटेन चले गए इंडिया से। तो आज तक इसका हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो एक इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है उत्सा पटनायक, ये एक रिसर्चर भी है। आपका जाकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वहां पर ये एक रिसर्च करती है। वो ये बोलती है कि 200 साल जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे जो रूल किया था उसमें इंडिया को गरीब कर दिया, और आपका जाकर भुखमरी, फैमाइन इंडिया में बहुत सारा आया, और इंडिया में ये 2 सेंचुरी में इंडिया का वेल्थ पूरा तरीका से खत्म हो गया। तो ये जो इकोनॉमिस्ट है उत्सा पटनायक, ये रिसर्च करती है आपका जाकर फिस्कल रिलेशन का बिटवीन कॉलोनियल इंडिया और ब्रिटेन। उस टाइम का जो कॉलोनियल इंडिया था और ब्रिटेन का बीच में जो फिस्कल रिलेशन था वो क्या था, उसके ऊपर रिसर्च करते हुए वो इस सवाल का जवाब देती है कि कितना पैसा ब्रिटिशर्स लोग ने इंडिया से लेकर अपना कंट्री में गया। तो वो एक ऐसे पब्लिश करती है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और उसमें वो ये ऐसे में बताती है कि $45 ट्रिलियन इंडिया से ब्रिटेन गया, जिससे इंडिया पूरा तरीका से, इंडिया का इंडस्ट्री हैम्पर हो गया, इंडिया में गरीबी आ गया। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बेसिक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में पढ़ा, जाना। और भी आप लोग को अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है ब्रिटिशर्स लोग ने किस तरीका से इंडिया में हुकूमत किया, ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया के लिए अच्छा था कि बुरा था, उसके ऊपर भी अगर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।